ओके। सो गाइस, जब भी आप लोग किसी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का इंटरव्यू देने जाते हो तो गाइस, मैं आप लोग को पता ही है, मैं जयेश गर्ग, करंटली वर्किंग एट राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ओके, एंड दैट टू इन द अमोनिया प्लांट। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आपकी हो तो अमोनिया एक जो होता है, ये सबसे आपका मेजर केमिकल है। ओके, इस अमोनिया से ही आपका यूरिया बनता है। ओके, इस अमोनिया से ही आपका फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट बनता है। ओके, अमोनियम नाइट्रेट बनता है, उसके बाद में एर्गॉन भी यही से बनता है आपका। ओके, उसके बाद आपका हेवी वाटर जो है, लाइक अभी तो ठीक है, हेवी वाटर एनएफएल में नहीं है, तो हेवी वाटर भी यही से बनता है। ओके, एंड सो मेनी थिंग्स बेसिकली अमोनिया से बनती है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स। अब यूरिया में गाइस एक गोल्ड यूरिया करके आपका न्यू आया हुआ है। तो गोल्ड यूरिया बेसिकली गाइस आरसीएफएल और एनएफएल के पास में ये पेटेंट प्रोडक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गोल्ड यूरिया इसके बारे में पूछा ही जाता है, पूछा ही गया है। ओके, गोल्ड यूरिया एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आज के टाइम पर। ओके, गोल्ड यूरिया कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली सल्फर कोटेड, इसको हम लोग यूरिया कहते हैं, सल्फर कोटेड यूरिया। ओके, ठीक है, ये ट्रेंडिंग मतलब अभी चल रहा है। ओके, जिसके जिसके वजह से आपकी जो क्रॉप की लाइफ है ये आपकी बढ़ जाती है, क्रॉप को बेनिफिट्स मिलता है। ओके, क्रॉप को बेनिफिट्स मिलता है, बेसिकली आपकी जो जो सॉइल होती है, सॉइल की लाइफ इससे बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या क्या पढ़ना है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग हो तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपको मैं प्लीज, आप लोग क्यों लिख रहे हो, मैं लिख रहा हूं ना, आप लोग क्यों लिख रहे हो, समझ में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग से हो फॉर एग्जांपल, तो आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो, आपको पता है कि हमारे जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल, एक मिनट देना मुझे। Shit, ले, एक मिनट देना, पानी गिर गया मेरे पेन टैप पे। मैं भी ओके। तो गाइस, अब अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग से, तो आप लोग को भी पता है जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स और मास ट्रांसफर। ओके, ये आपको पढ़ के जाना है। कोई भी बच्चा सीआरई, कोई भी बच्चा आईपीसी ये नहीं पढ़ के जाएगा। ठीक है, आईपीसी में थोड़ा बहुत अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, जो कि कंट्रोलर के बारे में पूछते हैं, क्योंकि डीसीएस जो ऑपरेट होता है वो आपका आईपीसी के नॉलेज के ऊपर में ही होता है, डीसीएस ऑपरेट। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डीसीएस। अब अगर हम लोग एफएम की बात करेंगे तो एफएम में आपके कई सारे टॉपिक्स है। तो मैं अगर टॉपिक्स की बात करूँ तो आपको देखो, ठीक है, अगर आप लोग अभी गेट की तैयारी करके आए हो, बहुत सारे बच्चा है ना, ठीक है, मेरे जैसे तो कोई बच्चा होगा नहीं कि जिसने गेट की तैयारी अभी इस साल नहीं करी है, तो आपको नॉलेज होगा। तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर जो गेट ओरिएंटेड होता है वो तो आपने पढ़ लिया होगा, बट इंटरव्यू में आपसे गेट ओरिएंटेड नहीं पूछते हैं। मैं आपको क्लियर बताता हूँ। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको कौन कौन से मेजर टॉपिक्स आपको देखना है, वो देखना है आपको पंप्स, जो दूसरा देखना है कंप्रेसर, तीसरा देखना है फ्लो मेजरमेंट। अब फ्लो मेजरमेंट में गाइस ओरिफाइस मीटर, वेंचुरीमीटर, पिटॉट ट्यूब, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, उसके बाद रोटामीटर, सारे के सारे आपको देखना है फ्लो मीटर्स, फ्लो मेजरमेंट्स। उसके बाद आपको देखना है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, लाइक बॉर्डन ट्यूब गेज है आपका, बॉर्डन ट्यूब गेज हो गया आपका, मोस्टली इंडस्ट्री में यही होता है यूज, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। ओके, ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है कि कौन कौन से आपके प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस होते हैं। ओके, तो मोस्टली बॉर्डन ट्यूब गेज के ऊपर में ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या उसका वर्किंग होता है, किस तरीके से वर्क करता है वो, है ना। तो मोस्टली उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने ये बता दिया। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन लाइक बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलिस प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, ये दीज आर वेरी बेसिक। ओके, ये बेसिक है हाइड्रोस्टैटिक। ओके, तो इतना चीज आपको करना है। पंप्स का ए टू जेड करना है। अगर आप लोग अभियान बैच में हो तो वहाँ पे लेक्चर मैंने करवा रखे हैं, कंप्रेसर का भी करवा रखा है, फ्लो मीटर भी करवा, प्रेशर मेजर भी करवा रखा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, कूलिंग टार। कूलिंग टार इस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। वाई, बिकॉज आप लोग को ही पता है रिएक्शन यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और कूलिंग टार से हमें कूल करना होता है। तो कूलिंग टार में गैस आप लोग को पता है इसका हमारे दो टाइप के आते हैं कूलिंग टार, है ना। तो इसके टाइप्स आप लोग पढ़ लीजिए। पहला होता है आपका नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टार होता है, दूसरा होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टार होता है। तो मोस्टली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टार के ऊपर में, इंड्यूस्ड
इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है, जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है आपका एनडी जिसे हम लोग कहते हैं, और दूसरा होता है आपका आईडी। तो जो एनडी होता है ये आपका बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, बट इंड्यूस ड्राफ्ट जो होता है ये होता है हमारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। तो इसको पूरा रट डालो, इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुकी है, ऑलरेडी अपलोडेड है। दूसरी चीज बात करें तो कूलिंग टावर में गाइस मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं, पहला है रेंज, दूसरा है अप्रोच, तीसरा है एफिशिएंसी या फिर इफेक्टिवनेस इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ड्यू पॉइंट क्या होता है, ब्लो डाउन हम लोग क्यों करते हैं, ब्लो डाउन क्यों करते हैं, मेकअप वाटर क्या क्यों ऐड करते हैं, व्हाई डू वी डू मेकअप वाटर एडिशन। उसके बाद में साइकिल्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है जिसको हम लोग सीओसी कहते हैं, ओके। उसके बाद इवापोरेशन लॉसेस, अब आप लोग को पता है कि बहुत सारा इवापोरेशन लॉस होता है, तो मोस्टली इंडस्ट्री में 2% का इवापोरेशन लॉस होता है। अब ये क्यों होता है, और इस इवापोरेशन लॉस को ही हम लोग कंपेंसेट करने के लिए मेकअप वाटर का यहाँ पे एडिशन करते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा वो पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा, आप लोग को ये कर लीजिएगा, ओके। मोस्टली ये करना है आपको कूलिंग टावर के ऊपर में, और ये अगर आप लोगों ने रट लिया इनफ है, इसके ऊपर में नहीं पूछेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, ओके। आरसीएफ पे मेरे से ब्लो डाउन क्यों करते हैं इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा था, और मैंने गलत बोल दिया था, मैंने बोल दिया था ब्लो डाउन हम लोग इसलिए करते हैं, लाइक फायर वगैरह लग जाती है ना, लाइक मैंने आईओसीएल वगैरह के टाइम पे लाइक इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो ब्लो डाउन हम लोग करते हैं कूलिंग टावर में, यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं इसको रिमूव करने के लिए हम लोग ब्लो डाउन करते हैं, ओके। सस्पेंडेड सॉलिड यानी कि जो पत्थर मिट्टी वगैरह जो भी होती है, ओके, उसको रिमूव कर दिया जाता है, ओके। ब्लो डाउन वॉल्व हम लोग खोल देते हैं, इससे जो भी डर्ट इम्प्योरिटी सस्पेंडेड सॉलिड है वो रिमूव हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ब्लो डाउन का थोड़ा सा देख लीजिएगा, ओके। साइकिल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इसको मैंने रट लिया था, ओके। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। इवापोरेशन लॉस का फॉर्मूला होता है आपका साइकिल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 1 - क्या होता है साइकिल्स ऑफ 1 - साइकिल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कुछ फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, वो देख लीजिएगा, ओके। मेरे को भी रिवाइज करना पड़ेगा इसका, ठीक है, ओके। क्योंकि इंडस्ट्री में जाने के बाद में जो आप थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल तो कुछ काम में नहीं आता, मैं आपको सच बता दे रहा हूँ। इंडस्ट्री में जाने के बाद में आपको ये याद करना होता है कि यार ये ड्यू पॉइंट कितना टेम्परेचर मेंटेन रहा है, जिसका 33 डिग्री सेल्सियस है या इसका 37 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका दिमाग में बैठे रहना चाहिए। मेकअप वाटर कितना हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसका फ्लोरेट कितना ऐड होता है, इसका फ्लोरेट कितना होता है, ये हमको याद करना पड़ता है इंडस्ट्री में जाने के बाद में, ओके, ठीक है। तो ये चीज होगी कूलिंग टावर के ऊपर मैंने बता दिया। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा पंप्स के ऊपर में, तो पंप्स के ऊपर में बहुत बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कभी भी, तो वो आप लोग को पता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है स्टार्टअप कैसे लेते हैं, ओके। प्राइमिंग क्यों करते हैं, उसके बाद में अगर हम लोग को पंप का चेंज ओवर करना है, ये कैसे करते हैं हम लोग पंप का चेंज ओवर, पंप्स को हम लोग सीरीज और पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको करने से क्या फायदा होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ पंप्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके, लाइक वही आपका फॉर एग्जांपल, जैसे कि पंप्स में भी अगर आप अभी जैसे आप लोग बेसिक्स है ना, तो मतलब आप लोग फ्रेशर, तो आप लोग को पता नहीं रहेगा कि पंप्स में भी आपका मल्टी स्टेज पंप्स होते हैं, ओके। मल्टी स्टेज जैसे आप लोग कंप्रेसर पढ़ते हो ना कि 2 स्टेज कंप्रेसर, 4 स्टेज कंप्रेसर होता है, मल्टी स्टेज कंप्रेसर भी होता है, 16 स्टेज का कंप्रेसर होता है। तो वैसे ही पंप्स में भी आपके मल्टी स्टेज पंप्स होते हैं, ओके। बाकी पंप्स में गाइस आप लोग नॉट ओनली सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, गियर पंप, इसके ऊपर में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ओके, ठीक है, ये चीज थोड़ा करना है। उसके बाद हीट एक्सचेंजर काफी इंपॉर्टेंट है। हीट एक्सचेंजर इसके टाइप्स क्या है, लाइक आप लोग को पता है इंडस्ट्री में मैं डालते रहता हूँ ग्रुप्स में कि पैरेलल पैरेलल लाइक प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर है, शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर है। इसके डिजाइनिंग थोड़ा देख लीजिएगा शेल एंड ट्यूब की, क्योंकि शेल एंड ट्यूब की डिजाइनिंग मेरे से भी पूछी गई थी इंटरव्यू में, और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ सच। शेल एंड ट्यूब में आप लोग को पता है कि पूरी डिजाइनिंग आप लोग देख लीजिएगा, है ना, मैं उसको शॉर्ट में रखता हूँ, डिजाइनिंग मैंने बोल दिया तो उसमें सब चीज आ गई, सब चीज आ गई। उसका ट्यूब पिच क्या है, ट्यूब क्या होता है, पिच क्या होता है ना, ये सब पूरा देखना है, ठीक है, A to Z। चाहे वो प्लेट एंड फिल्म हीट एक्सचेंजर हो, चाहे वो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर हो, या फिर कोई दूसरा टाइप का हीट एक्सचेंजर हो आपका, ओके। नेक्स्ट, तो कोई डिजाइनिंग पार्ट कौन देखता है, या केमिकल इंजीनियरिंग देखते हैं, ओके। इसमें ये भी देखना है कि फ्लो पैटर्न कैसे होते हैं, लाइक फ्लो पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पर हम लोग लाइक कोल्ड वाटर किस तरफ डालते हैं, हॉट वाटर हम लोग किधर डालते हैं, ये सब चीजें देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर हम लोग बात करें तो अब मैं आता हूँ थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर में। तो गाइस थर्मोडायनेमिक्स का काफी इंपॉर्टेंस है इस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से गाइस पता चलता है, लाइक अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो लाइक ली चैटेलर प्रिंसिपल ये काफी यूज होता है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ली चैटेलर प्रिंसिपल, ओके।
टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है ना, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से क्या होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ली चैटरल प्रिंसिपल हो गई। उसके बाद आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये के इक्विलिब्रियम, ओके, आप लोग को पता है कि K1/K2 होता है। तो के इक्विलिब्रियम के ऊपर में जितना भी चीजें होती है, लाइक डेल्टा जी के ऊपर में क्या इफेक्ट आएगा, है ना, उसके बाद में एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर डेल्टा जी हमारा इंक्रीज होता है, या फिर डेल्टा एस हमारा डिक्रीज होता, डेल्टा जी डिक्रीज होता है, या के इक्विलिब्रियम हम लोग डिक्रीज करते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है अमोनिया की अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो N2+3H2 gives 2NH3। ओके, क्यों नहीं चल रहा है यार। ठीक है, अब यहाँ पे आपका होगा K1, यहाँ पे होगा आपका K2। रेट कांस्टेंट K1 है, के इक्विलिब्रियम आपका क्या होगा, K1/K2 हो गया। ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है। मान लो अब फॉर एग्जांपल आपका के इक्विलिब्रियम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि के इक्विलिब्रियम कब कब आपका इंक्रीज होगा, जब आपका K1 रहेगा। अब K2 क्या हो रहा है, यहाँ पे K2 कम है तो ऑलमोस्ट K2 डिक्रीज करेगा, तो डेल्टा जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है, अल्टीमेट एनालिसिस, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल। अल्टीमेट एनालिसिस एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल, ये देख लीजिएगा, ये पूछा ही जाता है क्वेश्चंस। क्योंकि गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जो एनएफएल है और आरसीएफ है, यहाँ पर हेल्डर टॉप्से का प्रोसेस है। हेल्डर टॉप्से का प्रोसेस, इसका मतलब है जो हम लोग प्रोसेस ले रखे हैं, ये हेल्डर टॉप्से, ये बाहर की कंपनी है। ओके, इसमें गाइस मैं अगर आपको बताऊं तो हम लोग जो रिफॉर्मिंग करते हैं, तो रिफॉर्मिंग होती है वो स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन होती है। स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन से हम लोग हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली वो ग्रे हाइड्रोजन होता है। ग्रे हाइड्रोजन, अभी बीआरसी में ये क्वेश्चन आया हुआ था ग्रे हाइड्रोजन के ऊपर में। ओके, तो स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन करते हैं। ओके, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। अल्टीमेट एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल, जिसमें वोलाटाइल मैटर, फिक्स्ड कार्बन कंटेंट, एश परसेंट, ये सब चीजें। ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा नहीं पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ये आरसीएफ में बच्चों से। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग की जो प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा। ओके, अब मैं थोड़ा आता हूँ डिस्टिलेशन के ऊपर में। तो डिस्टिलेशन का गाइस वैसे तो काफी कुछ खास यूज नहीं है इंडस्ट्री में, बट फिर भी डिस्टिलेशन के ऊपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक डिस्टिलेशन आप लोग को पता है कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है केमिकल इंजीनियरिंग का। और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का काफी यूसेज है, तो एब्जॉर्प्शन को पुश पढ़ लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्रेमसर इक्वेशन क्या होती है, नंबर ऑफ स्टेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनटीओ क्या होता है, एचटीओ क्या होता है। ओके, गिलीलैंड गिलीलैंड इक्वेशन तो नहीं, कौन सी होती है यार, क्रेमसर इक्वेशन है। क्रेमसर ब्राउनियन इक्वेशन क्या होती है। एब्जॉर्प्शन को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन के साथ में स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपर क्या होते हैं। स्ट्रिपिंग की अगर मैं बात करूं तो गैस एमपी स्ट्रिपर, जैसे एमपी स्ट्रिपर होता है तो स्ट्रिपिंग भी होती है ना। तो स्ट्रिपिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका एब्जॉर्प्शन है। बिकॉज गैस से लिक्विड होता था, गैस से लिक्विड आपका एब्जॉर्प्शन होता है, स्ट्रिपिंग का लिक्विड से गैस होता है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरा डिस्टिलेशन की बात करें तो गैस यहाँ पर एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट और वीडियो, मोस्टली वीडियो का काम होता है गैस। बिकॉज वीडियो का हम लोग इसलिए काम, वीडियो का इसलिए यूज होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो पर्ज गैस रिकवरी यूनिट, पीजीआरयू यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं। तो पीजीआरयू में आपका लगता है वीडियो, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। तो पर्ज गैस जो रिमूव करी जाती है वो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट के साथ करी जाती है। तो इसीलिए वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, वेल एंड गुड। उसके बाद अजोट्रोपिक डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में अजोट्रोपिक डिस्टिलेशन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसका मैक्सिमम बॉइलिंग अजोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग अजोट्रोप, ये आपको पता ही रहना चाहिए। ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो डिस्टिलेशन के बारे में बता दिया मैंने, इतना इतना करना है ना। ठीक है, रेले इक्वेशन वगैरह के बारे में इतना सब नहीं पूछा जाता है, नंबर ऑफ स्टेज ये सब पूछी जाती है इंटरव्यू में। अब बात करते हैं थोड़ा सा पंप्स हो गए, कंप्रेसर। तो कंप्रेसर के बारे में A to Z आपको पता होना चाहिए कंप्रेसर के बारे में। ओके, कंप्रेसर के बारे में A to Z पता रहना चाहिए। ओके गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ इसको रिवाइज कैसे करना। लेकिन आप लोग पढ़ तो बहुत लेते हो, रिवाइज नहीं कर पाते हो। तो रिवाइज करने का बेस्ट तरीका गाइस, यूट्यूब पे जाओ, एनिमेशन वीडियोस ओपन करो, एनिमेशन वीडियोस के साथ में आप लोग रिवाइज करो। एनिमेशन वीडियोस डालो, बहुत सारी वेबसाइट है आपकी, savri.com करके वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। बाकी दो वेबसाइट है मैं आपको बता देता हूँ, chemicalengineeringworld.com, इस वेबसाइट पे चले जाओ, पूरा इंटरव्यू का कंटेंट मिल जाएगा आपको, chemicalengineeringworld.com। ओके, और इंजीनियरिंग, chemicalengineeringworld.com एक ये वेबसाइट है, और दूसरी है engineeringconcepts.com। ओके, engineeringconcepts.com। ठीक है, ये फ्री का कंटेंट है, बाकी पेड में तो मैंने सब चीज सेचुरेट सेग्रीगेट करके रखी है। ठीक है, ओके, ये दो वेबसाइट को आप लोग पढ़ लीजिए। ओके, बाकी एक एक पीडीएफ है ऑयल एंड गैस वाली, वो पीडीएफ को आप लोग रट लीजिएगा। ऑयल एंड गैस करके एक पीडीएफ है ना, जो मैं फ्री में भी अवेलेबल है अब तो। ठीक है, तो फ्री मतलब वो पढ़ लीजिएगा, तो उससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ
और क्या क्वेश्चन है आपके, मास ट्रांसफर बता दिया। आईपीसी से वॉल्व, वॉल्व काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्व, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ पूरी इंडस्ट्री में आपको कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट प्रोसेस नहीं करना है। आप लोग का काम है सिर्फ वॉल्व की ओपनिंग चेक करना है। वॉल्व इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चाहे सोलेनोइडल वॉल्व है या फिर आपका ब्लॉक वॉल्व है। ओके, बेसिकली ब्लॉक, अगर मैं वॉल्व की बात करूँ तो गाइस न्यूमेटिक कंट्रोल वॉल्व होते हैं, न्यूमेटिक वॉल्व होते हैं आपके, है ना। तो न्यूमेटिक कंट्रोल वॉल्व होते हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। और दूसरे होते हैं आपके सोलेनोइडल वॉल्व होते हैं, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो न्यूमेटिक वॉल्व हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, सोलेनोइडल वॉल्व हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो सोलेनोइडल वॉल्व हम लोग गाइस वहां पे यूज करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे ऑन ऑफ कंट्रोलर अगर हम लोग को यूज करना है, ऑन ऑफ कंट्रोलर है, एक तो आइदर ये बंद रहेगा या फिर चालू रहेगा। ओके, अब इसको कहते हैं हम लोग यूएसवी, यूएसवी या फिर ईएसवी हम लोग कहते हैं, इमरजेंसी सेट वॉल्व। इमरजेंसी सेट वॉल्व, अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे इमरजेंसी आ गई तो हमें ये वॉल्व ओपन करना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं यूएसवी, अर्जेंट अर्जेंट सोलेनोइडल वॉल्व इसका नाम है, और इमरजेंसी सोलेनोइडल वॉल्व ये इसका नाम होता है। ओके, बाकी न्यूमेटिक वॉल्व आपके वही सेम कंट्रोल वॉल्व होते हैं, है ना। लाइक आपके कौन कौन से हो गए यहाँ पे, बॉल वॉल्व हो गए, बटरफ्लाई वॉल्व हो गए, है ना। उसके बाद में आपका बॉल हो गया, बटरफ्लाई हो गया, गेट वॉल्व हो गया। उसके बाद बॉल, बटरफ्लाई, गेट, और कौन कौन से, उसके बाद ये आता है आपका, इसका यार, निडल वॉल्व। ओके, निडल वॉल्व भी होता है। तो ये सारे के सारे आपके यूज होते हैं, ठीक है। मोस्टली इंडस्ट्री में गेट और बॉल के ऊपर में फोकस किया जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी इंडस्ट्री में सिर्फ वॉल्व की परसेंटेज आपको, फॉर एग्जाम्पल जो भी फ्लो रेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फ्लो रेट भी बढ़ाना है, क्यू, ओके, तो या फिर प्रेशर बढ़ाना है, राइट, जैसे कि पीआरसी नॉट वन ए, ये हमारा हमारे इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट वॉल्व है, पीआरसी नॉट वन ए, जो कि प्रेशर रेगुलेटिंग कंट्रोल वॉल्व है, प्रेशर रेगुलेटिंग कंट्रोल वॉल्व है। तो अगर हम लोग को प्रेशर रेगुलेट करना है तो हमें ये सिर्फ वॉल्व की परसेंटेज बढ़ाना पड़ता है। ओके, लाइक कि इसका फॉर एग्जाम्पल इसका परसेंटेज डिफाइंड होता है 70%। तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री में वॉल्व के ऊपर में खेल है, ठीक है, वॉल्व के ऊपर में खेल, तो वॉल्व को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा एक और चीज अगर मैं बात कर दूं, तो फायर ट्यूब हीटर होते हैं। फायर, देखो दो टाइप के आपके बॉयलर होते हैं, दो टाइप के आपके बॉयलर होते हैं, एक आपका होता है, दो टाइप के बॉयलर होते हैं। एक होते हैं आपके फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब हीटर, फायर ट्यूब हीटर जिसको जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, फायर ट्यूब हीटर जो प्राइमरी रिफॉर्मर में आपके लगे रहते हैं। और दूसरा होता है आपका वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, जहाँ पे लाइक जो भी हमारे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो जो भी इंडस्ट्री होती है वहां पे वाटर ट्यूब बॉयलर आपका लगा होता है ना। तो थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देख लेना, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेपरेटर, सेपरेटर अगर आप पढ़ सकते हो तो सेपरेटर को पढ़ लीजिएगा। ओके, सेपरेटर सिंपल है, ऑलरेडी मैंने इसका पढ़ाया था, बट पढ़ लीजिएगा अगर आपको टाइम है आपके पास में तो, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट इतने सारी चीजें बता दी है। अगर कोई डाउट्स अभी भी बचा है तो बता दो मेरे को, कोई डाउट्स है आपके पास में। बाकी हीट ट्रांसफर का मैं बता देता हूँ, हीट ट्रांसफर का बेसिक्स आपको आना चाहिए, लाइक कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन पढ़िएगा, क्योंकि रेडिएशन, और एक और चीज, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, मतलब इंसुलेशन। ओके, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, और इंसुलेशन के ऊपर में कॉन्सेप्ट। ओके, तो इंसुलेशन में अगर बात करूं गाइस, तो इंडस्ट्री में आपकी जो भी इंसुलेशन होती है वो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज होती है। ओके, तो रिफ्रैक्टरी हम लोग क्यों यूज करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल होता है। अब जो जो फायर ट्यूब हीटर के बारे में मैंने बताया, तो उसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो वर्किंग प्रिंसिपल आपका रेडिएशन से आता है। इसलिए कह रहा हूँ कि रेडिएशन के जो जितने भी लॉज है, चाहे किरचॉफ्स लॉ बोलिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलिए बोलिए, रिवाइज करके जाना, रिवाइज करके जाना भाई, ठीक है। ओके, ओके, आप कोई डाउट्स है तो पूछो मेरे से, बता दे रहा हूँ, बोलो। एनी मोर डाउट्स या फिर चीजें क्लियर हो गई, बताओ, बताओ भी यार। सर थर्मोडायनेमिक्स से कैसे रहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स का मैं अगर मेरी बात करूं तो गैस मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे आरसीएफ में। पहला क्वेश्चन पूछा गया था लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि अजम्पशंस क्या है इसके, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स क्या होती है, तो मैंने बता दिया था उनको, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स क्या क्या होती है, लाइक वैंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स होती है, आर के इक्वेशन होती है, रेडलिक क्वांग जिसको कहते हैं, फिर एस आर के होती है, सॉब रेडलिक क्वांग इक्वेशन। अब ये तो बेसिक बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ओके, बाकी बबल पॉइंट कैसे, बबल पॉइंट का तो ठीक है, आप लोग ये तो वैसे उतना डीप में नहीं जाएंगे। बबल पॉइंट कैसे होता है, ड्यू पॉइंट कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाती है, डीप में नहीं पूछते, बट पता रहना चाहिए। उसके बाद स्टीम टेबल, स्टीम टेबल को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लीजिएगा, स्टीम टेबल, क्योंकि स्टीम टेबल का भी यूसेज है, स्टीम टेबल का भी यूसेज है ना। ये चीज इतना ही पढ़ के जाओ, इनफ है यार, इतना पढ़ लोगे तो,
इससे सर बाहर। जो बायोडाटा फॉर्म है कल रात तक दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं, पर दोपहर में दे देना, ठीक है। मैं भी आज रात को सबमिट कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ या ना? हीट एक्सचेंजर की डिजाइनिंग प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। मैं वहां पे इंटरव्यू में जब, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको एक और चीज बताता हूँ। आपको पता है, मैं इंटरव्यू लेता हूँ बट फिर भी आरसीएफ के टाइम पर मैंने खुद ने मॉक लगाए थे, सच बता रहा हूँ। सुबोध सर के साथ मैंने मॉक लगाए थे। हमारे क्या नाम है, बीआरसी के साइंटिस्ट जो भी है हमारे, क्या नाम है यार सर का, अनुप्रीत चौबे सर, इनको मॉक मैंने दिया था, इनको मॉक मैंने दिया था। ओके, बाकी फीडबैक फिर मैंने लिया था इनसे, तब जाके आरसीएफ को क्लियर किया था। बिकॉज गाइस मैं भी एनपीसीआईएल में, मैंने एनपीसीएल का जब इंटरव्यू दिया था तो मैं क्लियर नहीं कर पाया था एनपीसीएल का इंटरव्यू, ठीक है। तो मॉक लगाने से फायदा होता है। इवन अभी भी एनएफएल के टाइम पे नॉलेज तो है मेरे पास में, डिलीवरी भी है, बट मॉक लगाना उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो किसी सीनियर के साथ में मॉक लगाओ, फायदा रहेगा, समझे। मैं खुद मॉक लगाया था, ठीक है। किसी को नहीं पता ये चीज कि मैं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। आपको पता है 3 से 4 मॉक में लगा के गया था। शैलेश वैद्य सर के साथ में मॉक लगाया था, अ, अनुप्रीत चौबे सर के साथ में लगाया था, सुबोध सर के साथ में 3-4 मॉक लगाए थे कंटिन्यूस, ठीक है। ये चीज मैंने फेस करी थी। तो आप लोग भी लगाइए मॉक को। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यूज। अगर कोई डाउट्स है तो अभी भी पूछ लीजिए, बोलो। सर हेलो ये सर। यस, बोलो ऋषभ। ये एक्सट्रैक्टिव विश्लेषण और इज़ोट्रॉपिक विश्लेषण में डिफरेंस क्या है? सर्च करना बहुत। अलग अलग डिफर करते हैं यार। और एक और चीज यहाँ पे प्रेशर प्रेशर स्विंग, पीएसपी भी कर देना, प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन। मैं आपको बता दे रहा हूँ ना ऋषभ, वो अजोट्रोपिक और ये एक्सट्रैक्टिव जो होता है ना, ओके, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो आपको वेबसाइट बताया ना वहां से पढ़ लो। ओके, बाकी आप तो ग्रुप पे, पेड ग्रुप में हो तो मैं भेज दूंगा लिंक वहां पर, ठीक है। ओके, अब इतना तो यार मेरे को भी याद नहीं है फिलहाल, ठीक है, मेरे को भी रिवाइज करना पड़ेगा। अब उतना काम ही नहीं है ना इंटरव्यू ओरिएंटेड मेरे को पढ़। हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, थोड़ा यूरिया, अमोनिया और इनके जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स पढ़ के जाते नहीं है बच्चे। यूरिया अमोनिया की प्रोसेस पढ़ के जाओ भाई, ठीक है, यूरिया अमोनिया की प्रोसेस पढ़ के जाओ। और प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, क्या क्या प्रोडक्ट एनएफएल सेल करती है, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मतलब जो बेसिकली जो मैंने बुक शेयर करी है ना आप लोग के साथ में, एनएफएल का इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लो, पढ़ लोगे फायदे में रहोगे, ठीक है, फायदे में रहोगे, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि बच्चों ने, पता है आपको, मैं बता रहा, आरसीएफ के टाइम पे इतने सारे बच्चे ऐसे थे, उन्होंने प्रोडक्ट्स तक नहीं बताया यार, ठीक है। सफाला क्या होता है, गोल्ड यूरिया क्या होता है, इसके बारे में गोल्ड यूरिया तो पूछेगी पूछेगी ना, क्योंकि ये हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मान लो अगर आप लोग से अमोनिया वगैरह का रेट भी पूछ लिया, तो अमोनिया के रेट में बता देता हूँ, 51,500 रुपये पर टन का रेट है, 51,500 रुपये टन का, ठीक है। तो यानी कि 51.5 रुपीज पर लीटर आपको मिलता है, पर केजी, बेसिकली पर केजी अमोनिया सेल होता है। और यूरिया का जो रेट है वो 60 रुपए किलो के हिसाब से यूरिया बिकता है, ठीक है। ये बेसिक चीज है, ठीक है। और गोल्ड यूरिया के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, हाँ, अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है और पूछा पूछा ही जाएगा। और प्रोसेस पढ़ लेना यूरिया अमोनिया की, और मॉलिक्यूलर वेट याद कर लेना, ठीक है ना। परसेंट परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया कैसे निकालते हैं, मेरे से पूछा था क्वेश्चन, तो पढ़ लीजिएगा। वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यूरिया में 46% आपका नाइट्रोजन होता है, और अमोनिया में आपको पता है कितना होता है? अमोनिया में बताओ कितना होता है वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो नाइट्रोजन का कितना वेट है आपका? 7, 14, 14/17, 14/17 इंटू 100, तो इसको निकाल लो। अब अमोनिया में मैं आपको बताता हूँ, जो नाइट्रोजन ली जाती है, ओके, ये आपकी एयर से ली जाती है, ठीक है ना। इसको भी पूछ लीजिए, मेरे से पूछा था क्वेश्चन कि नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं, वो तो बाद में पता चल गया। और जो हाइड्रोजन लेते हैं, वो हाइड्रोजन लेते हैं हम लोग स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन से, स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन से। अब मीथेन कहाँ से आता है? तो मीथेन आता है आपका नेचुरल गैस से, जो गेल सप्लाई करती है। कौन सप्लाई करता है? गेल, ठीक है। तो गेल्स आपको नेचुरल गैस सप्लाई करती है, इस नेचुरल गैस से हम लोग मीथेन कन्वर्ट करते हैं, इस मीथेन से हाइड्रोजन निकालते हैं, इस हाइड्रोजन से अमोनिया नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, और दोनों को अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। और यही अमोनिया फिर आपका यूरिया में जाता है, यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यही से निकलता है। तो अमोनिया से ही आपका NH3 भी निकलेगा, CO2 भी निकलेगा, और बाद में जाके ये दोनों प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? यूरिया बनाते हैं, ठीक है। NH4 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ओके। दूसरी चीज, एक और चीज बता देता हूँ, एक और चीज बताता हूँ गाइस, वैम,
वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन, यानी कि दो थर्मोडायनेमिक्स का दो सेक्शन मैंने आपको बताना भूल गया, ठीक है। दो सेक्शन है आपके वैम, या यहाँ पे वैम होता है, यहाँ पे VARS साइकिल यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, और दूसरी होती है आपकी कार्नोट साइकिल, और तीसरी होती है आपकी VCRS साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये इंटरव्यू का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और VARS साइकिल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज करते हैं हम लोग वैम में। अब ये क्यों यूज करते हैं, आपको पता है क्यों यूज करते हैं? बिकॉज आपका अमोनिया जो होता है वो होता है गैस फॉर्म, सॉरी ये एब्जॉर्प्शन है ना। तो जो वैम जो होती है, वैम में बेसिकली क्या होता है, आपका एयर जो होता है ना, आपका फॉर एग्जांपल जो भी हमारी एयर होती है, लाइक एयर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। तो एयर में आपका नाइट्रोजन तो है, बट एयर को डायरेक्टली आप डायरेक्ट तो डालोगे नहीं ना, तो एयर को वैम के अंदर में डालना पड़ता है। फिर वैम से आपका प्रोसेस एयर निकलती है, प्रोसेस एयर निकलती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस एयर को बाद में ट्रीट करके फिर बाद में अब इसको रिएक्ट करवाया जाता है सेकेंडरी रिफॉर्मर में, जहां पर आपका कंबशन रिएक्शन होती है। और कंबशन रिएक्शन से आपका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यहाँ पर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है, इसको हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या हम लोग इसको टेम्परेचर से कंट्रोल करते हैं, या कैटलिस्ट से कंट्रोल करते हैं, या प्रेशर से कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बेसिक बेसिक। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है गाइस? हाँ या ना? समझ गए? अरे बताओ भी यार, कि मैं अकेले क्लियर क्लियर। समझ में आ गया ना पढ़ना क्या है? यस सर, एक क्वेश्चन। हम्म। सर ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जॉब रोल है, तो इससे क्या क्या डेस्क जॉब भी हो सकता है मैनेजमेंट, या सिर्फ वो प्रोडक्शन में ही ऐसा मत, लेंगे? वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग नाम का होता है, ठीक है ना, है ना। मैनेजमेंट में आपको बताता हूँ, ये चीज मेरे भी दिमाग में थी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ऐसा होता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मतलब है कि प्लांट का मैनेजमेंट, ओके, आपके अंदर में बता दे रहा हूँ, सुनो। ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप एक इंजीनियर हो, ठीक है। आप एक इंजीनियर हो, आप कंट्रोल रूम के अंदर में बैठे हो, ठीक है। आप कहाँ बैठे हो? एक कंट्रोल रूम के अंदर में बैठे हो, जहाँ पे आपका पैनल है। आपको यहाँ पे डीसीएस पे वर्क करना है, डीसीएस ऑपरेट करना है। डीसीएस पे क्या ऑपरेट करना है? यही फ्लो ऑपरेट करना है, वॉल्व ऑपरेट करना है। फ्लो मतलब बेसिकली फ्लो रेट ऑपरेट करना है, आपका प्रेशर ऑपरेट करना है, प्रेशर मतलब प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये ऑपरेट करना है। अब ये जो इंजीनियर बैठा है, इसके अंदर में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कुछ कुछ अलग अलग सेक्शन होते हैं। फॉर आपका हो गया ये एचडीएस सेक्शन हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं डिसल्फराइजेशन सेक्शन, क्योंकि सल्फर होता है नेचुरल गैस में, तो उसको रिमूव करने के लिए डिसल्फराइज सेक्शन है। दूसरा होता है आपका फॉर एग्जाम्पल कंप्रेसर सेक्शन, जो कि हार्ट ऑफ रिफाइनरी है, हार्ट ऑफ रिफाइनरी कंप्रेसर सेक्शन। सब हो रहा, कंप्रेसर को अच्छे से पढ़ के जाना, कंप्रेसर। तीसरा होता है आपका सिनगैस सेक्शन, मतलब सिंथेसिस सेक्शन होता है, सिंथेसिस गैस सेक्शन होता है, ओके। ओके, तो ये ऐसे अलग अलग सेक्शन आपके बने होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका पर्ज गैस सेक्शन, मतलब बेसिकली अलग अलग सेक्शन है। फॉर एग्जांपल अब एक होता है आपका मान लो ये है आपका स्टोरेज का सेक्शन, स्टोरेज, ठीक है। ये आपका पर्ज गैस का, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसके बाद में एचडीएस सेक्शन है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके दो ऑपरेटर बैठे हुए हैं, ओके। यहाँ पर आपके दो ऑपरेटर बैठे हैं, यहाँ पे आपके दो ऑपरेटर बैठे हैं, यहाँ पर आपके चार ऑपरेटर बैठे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके दो ऑपरेटर बैठे हैं, ठीक है, ओके। अब इनके पास में सिर्फ इनका ही डेटा होता है, इनका ही डेटा होता है कि इनके पास में ये जो सेक्शन अलग अलग दे दिया है, इनके पास में कितना डेटा है? इनके पास में सिर्फ इतना ही डेटा है, इनके पास में जो भी एचडीएस का डेटा है वही दिखेगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल दो जेडानो एड्सॉर्बर है, ओके। उसके बाद में एक आपका एचडीएस रिएक्टर होता है, इनके पास में यही 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 दिखेगा, ठीक है। दूसरा कंप्रेसर सेक्शन है, तो कंप्रेसर में इनके पास में यही दिखेगा कि भाई दो बैरल है आपके पास में, 508A है, तो बैरल बैरल दिखेगा, ओके। तो इनके पास में इनका ही डेटा है, कंप्रेसर वालों का। सिमिलरली सीन गैस वालों का सीन गैस का डेटा है, पर्ज गैस वालों के पास में पर्ज गैस का डेटा, स्टोरेज का स्टोरेज का डेटा है। बट सारा का सारा डेटा किसके पास में? कंट्रोल रूम में है ना। आप लोग को पता ही है कि अगर मान लो हम लोग कभी कोई चोरी वोरी होगी, तो आपको पता है चोरी हो रही, बट कॉल किधर कनेक्ट होता है? कंट्रोल रूम में कनेक्ट होता है। तो सबको कनेक्ट करने वाला कौन है? इंजीनियर, ओके। तो कहाँ बैठा है? कंट्रोल रूम में बैठा है। तो कंट्रोल रूम का मैनेजमेंट कितने लोगों को मैनेज कर रहा है? वो 1 2 3 4 5 6, है ना, इन सबको मैनेज कर रहा है। और अब इसके अंदर में मैं मान के चलो, अब यहाँ पे दो ऑपरेटर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आपके लेबर भी होते हैं,
लेबर को भी देखना है। उसके बाद में आपको आपके ऊपर जो सीनियर्स होते हैं उनको रिपोर्ट्स देनी है ना, उसके ऊपर रिपोर्ट्स देनी है कि यार ऐसा ऐसा चीजें हो रही है प्लांट में, ये प्रॉब्लम है ना। ठीक है, अब यही इंजीनियर फॉर एग्जांपल केमिकल है, तो केमिकल वाला, मैं आपको बताता हूँ, इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में केमिकल राजा आदमी है। मतलब अगर बाकी के कंपैरिजन में, वैसे तो मैं बोलूंगा लेबर आदमी ही है, ठीक है, लेबर आदमी ही है ना, क्योंकि वही धूप में जाना है, वेसल को चेक करना है, लाइक वेसल वेसल होती है आपकी, वेसल एंट्री होती है, तो वेसल को चेक करना है आपका, जो भी फॉर एग्जांपल है। मैं आपको बताता हूँ, लेट डाउन वेसल करके एक होता है, एलडीवी जिसको कहते हैं, जहाँ पे आपका अमोनिया स्टोर होता है ना। मैंने ग्रुप पे एक वीडियो डाला था अमोनिया लीकेज का, पता होगा आपको। तो ये वेसल को चेक करना पड़ता है, ऊपर में चढ़ना पड़ता है, मंकी क्लाइंबिंग करनी पड़ती है, खुद खुद किसको करनी पड़ती है, इंजीनियर को ही करनी पड़ती है ना। तो ज्वाइन करोगे तो ये मत समझना कि यार बहुत रॉयल जॉब है, लेबर वाली जॉब है। इट इज नॉट व्हाइट कॉलर जॉब, लेबर वाली जॉब है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, देखो दो दो जॉब है, एक तो प्रोसेस की जॉब होती है और एक होती है प्रोडक्शन की। तो यहाँ पर आप लोग प्रोडक्शन इंजीनियर में रिक्रूट करते हो, प्रोडक्शन इंजीनियर, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग नाम का होता है, प्रोडक्शन इंजीनियर में आप लोग हायर होते हो, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियर, ठीक है, समझ लो आप। दूसरी चीज, तो अब मैं आपको बता रहा था, हाँ, तो केमिकल, अब फॉर एग्जांपल केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सब लोग हैं। ओके, तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे राजा आदमी जो होता है वो केमिकल का ही होता है, क्योंकि एक साल तक के तो आपको कष्ट रहेगा, एक साल तक के कष्ट रहता है, बट एक साल के बाद में जब आप लोग प्लांट सीख जाते हो तो आप लोग कंट्रोल रूम में ही बैठते हो, और एक आध फॉर एग्जांपल मान लो कभी कोई इंसिडेंट हुआ, राइट, तो दिन का मान लो आपको एक बार यूनिट, मतलब एक बार आपका प्लांट का विजिट करके आना पड़ता है। उसमें मतलब मोस्टली वही आधे 15-20 मिनट का जो राउंड होता है उसमें सब चेक करके आओ, यार रिफॉर्मर चल रहा है नहीं चल रहा है ना, ये सब देख के आना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है। और आरसीएफ का प्रोडक्शन मैं आपको बताता हूँ, आरसीएफ का प्रोडक्शन, आरसीएफ का अलाउंसेस एज कंपेयर टू एनएफएल इज फार बेटर। आरसीएफ में रहने की सुविधा भी बेटर है, आरसीएफ का मतलब जो रहने की सुविधा मैं आपको बताता हूँ वो भी बेटर है, लोकेशन भी आरसीएफ की बेटर है, ठीक है, एज कंपेयर टू एनएफएल। स्टार्टिंग में आरसीएफ में 22,000 स्टाइपेंड मिलता है, बट एनएफएल के 70,000 से मैं आपको बताता हूँ, ये काफी सही है। ओके, सिर्फ ऐसा है कि नौकरी करने वाला आदमी चाहिए, है ना, मेरे जैसा व्यक्ति नहीं, कि जिसको एक्सपोजर चाहिए, ग्रोथ चाहिए। यहाँ पर वही व्यक्ति सरवाइव कर पाएंगे जिसको ग्रोथ नहीं चाहिए, जिसको एक्सपोजर नहीं चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जिसको जो लेबर की तरह काम कर सकता है, सच बता रहा हूँ, लेबर का मतलब है कि रिटेन कर सकता है, जो दूसरों की गाली सुन सकता है, सीनियर्स की गाली सुन सकता है ना, जो सिर्फ मुंह बांध के अपना काम करते रहे, वो अच्छे से रह सकता है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता हूँ, मैं दूसरे को सुना दूंगा पर मैं नहीं सुन सकता हूँ, ठीक है। तो फाइन, इट्स द केस, बट टेंशन नहीं लेने का, कोई निकालेगा नहीं आपको, आप सरकारी आदमी हो, जब तक के जेपी नड्डा, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, सॉरी, जेपी नड्डा आपको निकालेगा नहीं, तब तक के कोई नहीं निकाल सकता आपको, ठीक है। इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री से एक बार अगर आप लोग की एंट्री हो जाती है तो, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, मजा आ गया सेशन में, है ना। यस यस सर। एक हेलो। बोलो। हाँ सर, एक पर्सनल क्वेश्चन है। हम्म। जैसे कि मैं हूँ एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो हम्म। क्या आपने देखा है कि कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऐसा सिलेक्ट होता है मैनेजमेंट ट्रेनी या? यार क्योंकि देखो, मैंने अभी दो। मैं आपको बताता हूँ, आरसीएफ में तो नहीं हुआ है, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी की सीट्स भी नहीं आती है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि गाइस मैं आपको अभी चीज बताया, अगर देखो रिक्वायरमेंट रहेगी तो पीडब्ल्यूडी की सीट्स आएगी, बट क्या होता है चीजें ना, आप अच्छा अपना बेस्ट करके आओ, अगर सीट्स आएगी तो डेफिनेटली आपको लेंगे, क्योंकि यार मैं आपको बता रहा हूँ, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो अगर आप एक्सपोजर देखते हो वो चीज तो नहीं है। और दूसरी चीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में मैं आपको अभी क्या बताया, मंकी क्लाइंबिंग करना पड़ता है, अब लंगड़ा लूला आदमी थोड़ी यार ऊपर चढ़ पाएगा। आंखों के ऊपर में अगर मैं बात करूँ तो देखो, पीडब्ल्यूडी, हाँ सॉरी, हर्ष, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एक मैकेनिकल से सिलेक्ट हुआ था, उसको ये था, आई का प्रॉब्लम था, आई का, बट बहुत ज्यादा नहीं, कलर ब्लाइंडनेस था उसको, कलर ब्लाइंडनेस, तो वो सिलेक्ट हुआ है, कलर ओके ब्लाइंडनेस वाला सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। ओके। सीआईएल का सेशन हो गया, और मैं करवाऊंगा, रिकॉर्डिंग हो चुकी है उसकी, मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से मैडम ने गाइड किया है, ठीक है। तो होता है पीडब्ल्यूडी वाला, जो उत्कर्ष है हमारा, जो पेड स्टूडेंट है उत्कर्ष, है ना, वो सिलेक्ट हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, उसको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है।
बाकी केमिकल ओके। मैंने देखा नहीं कि कोई कलर ब्लाइंडनेस वाला सिलेक्ट हुआ है ना, ठीक है। और स्किन का भी है, कमलदीप सिंह को स्किन का प्रॉब्लम था, तो उसका फाइनल सिलेक्शन रोक दिया था, बहुत लेट हुआ उसका फाइनल सिलेक्शन, कमलदीप का, ठीक है। क्योंकि मैंने यही सेम GNFC में एक्सपीरियंस किया है, गुजरात नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। हाँ वही बता रहा हूँ यार, फर्टिलाइजर में क्योंकि ना उनको मैं आपको अभी बताया कि मंकी क्लाइंबिंग वाला आदमी भी चाहिए है ना, उनको हम्म। प्लांट में घूमने वाला आदमी भी चाहिए, ठीक है, कभी भी, ये चीजें। ओके, एंड करें, मजा आ गया, ठीक है। यस यस। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में यार सेशन को शेयर करो, और मैं आपको बता रहा हूँ मॉक इंटरव्यू लगाओ, अगर आपको क्लियर करना है तो। देखना मैं भी अभी कुछ दिन, अभी मेरा भी जाने तो मैं भी मॉक लगाऊंगा, वो उसका बाय बर्थ है, ओके पंकज, बाय बर्थ है उसका, ठीक है, बाय बर्थ वाला प्रॉब्लम है, तो मैं खुद भी मॉक इंटरव्यू लगाऊंगा, क्योंकि क्लियर करना है यार चीजें, है ना। भले मेरे को, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा NFL, बट इंटरव्यू देने तो जाएंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्टडिंग नथिंग एल्स। ओके, और कुछ, कोई डाउट्स? सर ये पंप और कंप्रेसर के नोट्स कहाँ आया इस ग्रुप पे? एप्लीकेशन में अवेलेबल है, इंटरव्यू मटेरियल के अंदर में जाओ, ओके। वहां पे मिल जाएगा अमित, ठीक है। सर आपका इंटरव्यू भी शायद 1 अप्रैल को है ना? हाँ हाँ, ओके। तुम्हारा भी एक को है क्या? यस सर। ओके ग्रेट ग्रेट, कोई इशू नहीं है, करवा दूंगा यार तैयारी, ठीक है, ओके ओके। डोंट वरी, ठीक है। सर ये तो डेट्स किस हिसाब से दी गई हैं? इस बार अमित तिवारी, मैं बता दे रहा हूँ, AWS में किस किस का मेरे को सिलेक्शन चाहिए। एक एक तो एक तुम्हारा फॉर एग्जांपल तुम्हारा करवाना है, एक एक दिवाकर श्रीवास्तव का सिलेक्शन करवाना है, जो कि मेरा खुद का दोस्त है, ओके। दो ये हो गए, तीसरा, क्योंकि यार इसमें मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी RCF में सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब वो कुछ बच्चे तो नहीं आएंगे, लाइक राकेश रावत है, अगर इंटरव्यू देने आ गया तो आ गया, क्योंकि वो राजस्थान का है, तो राजस्थान से, अब वो उसकी उसकी पोस्टिंग मुंबई में हुई है, तो वो अगर इंटरव्यू देने आया, ऐसे बहुत सारे बच्चे, नॉट ओनली दिस, राइट। और उसमें ऐसे भी बच्चे हैं जिनका परमानेंट हो चुका है, लाइक योगेश दिवांगन हो गया, कुलदीप तिवारी हो गए, ये परमानेंट हो चुके हैं अब RCF में, तो ये लोग इंटरव्यू देने नहीं आएंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी इनका 40,000 का बेसिक स्टार्ट हो चुका है, और लिविंग अच्छी है, अलाउंस अच्छे है, ठीक है। NFL से, सच बता रहा हूँ, NFL से अच्छे अलाउंस है RCF में, ठीक है। और काम भी RCF में कुछ नहीं है, सच, लिटरली बता रहा, काम भी नहीं है कुछ, बहुत चिल लाइफ है। मैं यूट्यूब चला सकता हूँ, मैं एप्लीकेशन चला सकता हूँ, मन मर्जी चला सकता हूँ, है ना। तो टेंशन भी, वैसा भी कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो इंटरव्यू देने नहीं आएंगे, उसमें 298 बच्चों को बुलाया है, मेरे को तो डाउट है उसमें, ऐसे ही बच्चे, शौनक दास, वो IOCL सिलेक्टेड है, वो बच्चा भी बताओ, उसको इंटरव्यू का कॉल आया हुआ है, शौनक दास को, वो RCF में था, उसका IOCL में हुआ, अब NFL में उसको इंटरव्यू कॉल था, वो भी अच्छा नहीं आएगा इंटरव्यू देने के लिए। तो ऐसे काफी सारे बच्चे जो इंटरव्यू देने नहीं आएंगे, तो 298 में से भी कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम, लिटरली बता रहा हूँ। अगर मैक्सिमम, अगर कोई बच्चा आया तो 250 मैक्सिमम बच्चा आएगा, 250, ठीक है, ठीक है। सर सर मैं ये डेट्स, इंटरव्यू डेट्स किस हिसाब से दी गई हैं? ये कैटेगरी वाइज आपकी दी गई है, कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, मतलब कैटेगरीज, कास्ट नहीं, कैटेगरीज बोल दी, जनरल का, AWS का, SC ST OBC, इस तरीके से ऐसा ही दिया जाता है। और मॉर्निंग सेशन में जिसका हो गया, बता रहा हूँ, जिसका मॉर्निंग सेशन में इंटरव्यू हुआ, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं उसके सिलेक्शन के, मॉर्निंग सेशन में होना चाहिए इंटरव्यू, ठीक है। ट्राई करना कि मॉर्निंग सेशन में आपका इंटरव्यू हो जाए, ठीक है। अगर नंबर वाइज बुलाते हैं तो फिर प्रॉब्लम रहेगी, वैसे नंबर वाइज ही बुलाया जाता है, ठीक है, बट अच्छा है कि अगर मॉर्निंग में हो जाए तो, क्योंकि लंच के बाद में अगर आपका इंटरव्यू हुआ तो बहुत कम चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, बहुत कम। यही मेरे साथ हो रखा था NPCIL में, क्योंकि वो लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं मॉर्निंग में ही, उसके बाद खाना वाना, लंच वगैरह करके आ गए, तो बस उनको टाइम पास करना है, 5 बजाने हैं उनको अपने, है ना, यही चीज। बाकी मेरा NPCL का भी इंटरव्यू काफी अच्छा गया था, बट फिर भी मेरा NPCL नहीं हुआ, है ना। तो द थिंग इज, वही चीज है कि लंच के जस्ट बाद मेरा इंटरव्यू था, तो बस उनका टाइम वेस्ट करना है। लंच के बाद वही ऋषभ, लंच के बाद तो दिमाग खराब, लंच के बाद अगर गया तो इंटरव्यू देने में कोई मजा ही नहीं आता, इंटरव्यू देने में, वही चीज है। जिसका इंटरव्यू मॉर्निंग में हो गया तो समझो सिलेक्शन भी उसका चांस अच्छा रहता है, ये चीज है, मतलब एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और ये चीज है। ओके, तो एंड करा जाए, चलते एंड करते हैं, थैंक यू गाइस, रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड इन एप्लीकेशन, ओके।